नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो सोशल पंचायत में। और आज का मुद्दा बेहद अहम है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 फेज में होने वाले हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। ऐसे में राजनीति अपने चरम पर है। मैं आपको बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उनसे कई सवाल किए हैं। और इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं। सौरभ जी, आप हमारी जनता को बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सवाल किए हैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से। देखिए निशा, जब आज कांग्रेस और एनसी के बीच में गठबंधन हो गया है तो उसके बाद से बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला। उन्होंने कहा कि एनसी का जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसे कई बातें कही गई जो देश विरोधी सी लगे। बिल्कुल, जैसे कि आरक्षण हुआ। आरक्षण को अगर वो आर्टिकल 370 को हटा कर बहाल कर देते हैं तो इसका मतलब जो आरक्षण अभी जनरली मिलता है वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस पर अमित शाह ने पूछा कि क्या वो आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण नहीं देना चाहते। और सीएम योगी ने ये पूछा कि क्या आप जो एनसी का नारा है कि कश्मीर का एक अलग झंडा हो, अलग बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको आप सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। हालांकि अभी से कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो जो एनसी का आप देखेंगे मैनिफेस्टो जो है उस मैनिफेस्टो में से कई बातें जो वाकई में आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो सियासी कैदी हैं जिन्होंने कैद में जेल में डाला गया है उनको रिहा कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उस मैनिफेस्टो में कि जो जिनके परिवार के लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल थे उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई थी, उनको परेशानी ना हो तो उनको बहाली की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से एनसी ने किया है और उसके साथ में कांग्रेस का जाना, अभी हालांकि गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि दोनों के एक ही मैनिफेस्टो पर राजी होना, क्योंकि यूपी में आपने देखा कि कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, सपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। लेकिन अगर आप गठबंधन में लड़ते तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के विचारों का समर्थन करते। बिल्कुल। सैफ, इस पर आपकी क्या राय है? जैसे कि सौरभ जी ने कहा कि गठबंधन में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके विचार है उससे हम कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का गठबंधन जो एनसी के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या देश विरोधी है या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? एनसी का जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिला कि वो देश विरोधी है, जिस हिसाब से आरक्षण को लेकर है और 370 अगर वो हटाएंगे तो आरक्षण बिल्कुल, इससे योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी हमलावर है। इसे कि बीजेपी जानती है कि जब से ही कांग्रेस का गठबंधन हुआ है जम्मू कश्मीर में, तब से ही बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इनका गठबंधन कांग्रेस को और मजबूत कर देगा कश्मीर में, और जब इनका गठबंधन हो जाए तो इससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए बीजेपी इसे अपनी सियासी मुद्दे की वजह से भी इस पर ज़्यादा हमला करी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो और बनाने की कोशिश करी, क्योंकि उससे बीजेपी को भी अपना फायदा निकालना है, क्योंकि एट द एंड आपको तो चुनाव जीतना है। तो बिल्कुल ये मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी बौखला चुकी है कांग्रेस और एनसी के गठबंधन से, इस वजह से शायद आपकी क्या राय है? जैसे सैफ ने कहा, क्या बीजेपी वाकई में बौखलाई है और क्या एनसी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी को नुकसान होगा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैनिफेस्टो की बात करना चाहूँगा। एनसी का जो मैनिफेस्टो है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में या कश्मीर डिवीजन में जो है स्ट्रांग रही है कंपैरिजन जम्मू डिवीजन के। तो ज़्यादातर जो सीटें हैं एनसी जो है कश्मीर वैली में, कश्मीर डिवीजन में, श्रीनगर वैली में जो है जीतती आई है। तो ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं जो कश्मीर डिवीजन के वोटर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए किया गया है। और इसमें रिजर्वेशन का भी मुद्दा है। रिजर्वेशन जो पहाड़ी को रिजर्वेशन दिया गया है या बकरवाल कम्युनिटी है उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी मुद्दे ऐड किए हैं। तो मुझे लगता है कि एनसी ने अपने वोटर्स के लिए, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए उस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है। अब कांग्रेस का उनके साथ गठबंधन हुआ है, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, अलग अलग पार्टियों ने अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया था। और आप ये भी देखिए कि मैनिफेस्टो जो है तैयार पहले से कर लिया गया था एनसी द्वारा, उसके बाद गठबंधन हुआ। अब क्या दोनों पार्टियां मिलकर एक नया संयुक्त मैनिफेस्टो जारी करती हैं, इस पर भी सवाल है। या जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी उन सभी ने अलग अलग मैनिफेस्टोस जारी किए थे और बाद में एक संयुक्त तौर पे भी एक मैनिफेस्टो था और मेजर बातें सेम थी। मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है,
आप इसका जवाब दीजिएगा कि आपने कहा कि एनसी ने पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने उनका मैनिफेस्टो देखा होगा। वो मैनिफेस्टो देखने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि वो देश विरोधी मैनिफेस्टो है। तो ये जानने के बाद भी अगर कांग्रेस एनसी के साथ गठबंधन करती है तो ये किस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, अब कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि एनसी जो है अपने कश्मीर डिवीजन के जो वोटर्स हैं उनको जो है टारगेट करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस हिस्टोरिकली जम्मू डिवीजन में जो है वो मजबूत रही है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि एक जो अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी वो ज्यादा हिंदू वोटर्स या जो जम्मू डिवीजन में मेजॉरिटी है उसको टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें देखे कि बीजेपी की तरफ से जो कही जा रही है, तो बीजेपी की तरफ से वाकई में बौखलाहट है, क्योंकि अगर एनसी और कांग्रेस साथ आ जाए तो उनका वोट शेयर बच जाएगा भी और जीतेंगे। तो मतलब ये आपका ये कहना है कि मतलब बीजेपी को इससे नुकसान होने वाला है? देखिए, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो जो 5 सीटों पर चुनाव हुए और उसके जो वोट परसेंटेज आए, अगर एनसी और जो कांग्रेस के वोट प्रतिशत मिला लिए जाए तो वो बीजेपी से कहीं ज्यादा हो जाता है, और यही नुकसान मुझे लगता है कि एक तरह से इसीलिए वो बात कही टारगेट। और एनसी का जो मैनिफेस्टो ऐसा नहीं है कि आज अचानक से मैनिफेस्टो, ये एनसी हो या पीडीपी हो, ये 370 की मांग करती आई है। देखिए, 370 हटने के बाद ये लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या दोबारा जम्मू कश्मीर के लिए 370 वापस लाया जाएगा, और झंडे की बात हो रही है, तो क्या अगर ये सरकार में आती है? जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370 को दोबारा से बहाली करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बिल्कुल नहीं, मेरे सवाल सुन लीजिए, सवाल पूरा करने दीजिए। एक बात और है, एक बात सौरभ जी, मेरा सवाल ये है कि 370 वाला आप जवाब दीजिएगा, उसके साथ साथ मैं झंडे वाली भी बात पर आ रही थी। अगर सरकार आती है दोनों की, तो क्या नया झंडा लाया जाएगा? नहीं, इसमें साल 2000 में एक कश्मीर के स्वायत्त शासन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको वाजपेयी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था, और वो बात दोबारा से उठाई जा रही है, क्योंकि अब मुद्दे कश्मीर में एनसी के पास और पीडीपी के पास जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है, पूर्ण राज्य की बहाली वापस हो जाना, आर्टिकल 370 हटा फिर से बहाल कर देना, ये तमाम मुद्दे लेकर ही जा रहे हैं। लेकिन ये एक झंडे वाली जो बात है, अलग झंडा हो जाना देश का, ये कहीं ना कहीं बीजेपी तरफ से बात कही जा रही है। जब 2000 में वो चीजें खारिज हो चुकी हैं तो वापस से उसका आने का कोई लॉजिक, और वैसे भी झंडा नया आना कोई लॉजिक तो उसमें है नहीं, क्योंकि वो झंडा जम्मू कश्मीर का पहले से ही है, और बस उसे ऑफिशियली जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जैसे पहले आर्टिकल 370 के तौर पर अपना झंडा है, लेकिन इसमें मेन मांग जो है वो स्टेटहुड की रहने वाली है। जो सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर की जो है वो सब पार्टियां स्टेटहुड, या कांग्रेस पार्टी भी लगातार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने को कर रही है, और बीजेपी भी लगातार, जो बीजेपी की स्टेट यूनिट है वो भी इस पर जो है अपना स्टैंड रख चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटहुड का मुद्दा भी जो है गरमाने वाला है, और बीजेपी के लिए दिक्कत इसलिए बात है कि जो मैनिफेस्टो को टारगेट कर रहे हैं वो अपने वोटर्स को भी देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ बीजेपी भी जो जम्मू डिवीजन है उसको टारगेट कर रही है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, और वो एनसी को एंटी नेशनल दिखाकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश है। और बीजेपी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन से कितना नुकसान हुआ, हमने यूपी में देखा कि यूपी में गठबंधन था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उससे बीजेपी को कितना नुकसान हुआ। तो ये गठबंधन इंडिया अलायंस अगर कश्मीर में बन रहा है, अगर पीडीपी भी साथ आ जा रही है, एनसी आपके साथ है, पीसीएम आपके साथ है, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो एक मतलब सारी पार्टियां एक तरफ वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रहा है। हालांकि पीडीपी का इस गठबंधन में आना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी उनमें आपस में अनबन हो गई थी, और फिर बाद में जिस तरह से लगातार बयानबाजियां हुई, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब भी जो है एनसी और पीडीपी में खासतौर पर ये खींचतान देखने को मिली। जब हाउस अरेस्ट में थे उमर अब्दुल्ला, तो वो बोलते थे कि पीडीपी जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, आप इनको यहाँ पे लेके आए, आपकी गठबंधन में सरकार बनी, और जब वो सरकार हटी तो राष्ट्रपति शासन लगा, और बाद में जो है ये सब हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का फिलहाल कोई बनेगा। अच्छा, बीजेपी टूरिज्म में बूस्ट और हजारों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो क्या मुस्लिम बहुल्य जो कश्मीर है, क्या वहाँ पर बीजेपी के लिए, क्या वहाँ की फिजा बदल सकती है? कैसा होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खास तौर पर? जब से आर्टिकल 370 हटा है, वहाँ पे काफी ज्यादा विकास हमने देखा है, और जो आतंकवादी जो गतिविधि थी काफी हद तक रुकी भी थी, और जो पहले पथराव होते थे वो भी रुके हुए। तो ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी शांति बनी है, जिससे बीजेपी को तो फायदा होगा, और जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को ज़्यादा देखेगा, लेकिन बीजेपी
जब से 370 हटा तो शायद बीजेपी को देखा और इससे बीजेपी को भी फायदा ये, लेकिन सैफ यहाँ पे देखिए कि ये जो आर्टिकल 370 रिमूव की बात है, इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बीजेपी को जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में अधिकतर लोग इसकी बहाली को लेकर के हैं, क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन में एनसी भी जीतती है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसकी विचारधारा से कश्मीरियत है, कश्मीर लोग प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो मान के चाहिए जम्मू के रीजन में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जो ये स्टेट हुड वाला मामला है आर्टिकल 370 रिमूव, लेकिन यहाँ राहें सिर्फ एनसी के लिए भी आसान नहीं हुई। हमने देखा किस तरह से पीडीपी हार गई और जो एनसी को है वो भी लोकसभा चुनाव में उन्हें झटका मिला है, तो उनके लिए भी ये राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चाहे हम उनको अलगावादी जो है करार दिया गया, तो ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी ओर से भी कड़ी टक्कर जो नेशनल पार्टीज हैं और ये रीजनल पार्टीज हैं इन सभी को दी जा रही है जी। ये पॉइंट भी है जो काफी अहम नोट करने वाला। अच्छा, राम माधव की संघ से बीजेपी में वापसी का दाव कितना सफल होगा? राम माधव का वापसी करना कश्मीर के लिए इसलिए अहम था क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मुद्दा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बातें वहाँ कहते रहे उसको राम माधव ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत करते रहे। और राम माधव जैसे संघ में वापसी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अगर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा फेस है तो राम माधव, तो राम माधव के अलावा और कोई वहाँ पे ऑप्शन था नहीं, तो इसको हम संघ की तरफ वापसी कह नहीं सकते। और बीजेपी कभी संघ से अलग हुई ही नहीं थी। वो अलग बात है कि ऐसा दिखाया गया, ऐसा प्रेजेंट किया गया कि हम संघ से अलग हो गए हैं, लेकिन कश्मीर में कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा के साथ जा करके ही वहाँ पे बीजेपी को वोट हासिल हो सकता है। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आरएसएस की विचारधारा से बीजेपी कभी अलग नहीं हो सकती है? अब आरएसएस कोई पार्टी तो है नहीं, आरएसएस एक संघ है। हाँ। एक उसकी पार्टी अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली लोगों का मानना यही है कि आरएसएस की पार्टी ही बीजेपी है, और कहीं ना कहीं उसमें अधिकतर लोग जो उसके नेता हैं वो बीजेपी में, आरएसएस के लोग ही बीजेपी में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो राम माधव चूंकि कश्मीर को बहुत अच्छे से जानते हैं और कश्मीर के विषय को लेकर लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं, तो वो कश्मीर को समझते हैं। तो मुझे लगता है इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं ये ठीक है पॉइंट, लेकिन मैं रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक बार फिर से आना चाहूँगा। बिल्कुल। जो एनसी का जो मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम दलित, गुर्जर और बकरवाल और पहाड़ी जो हैं उन्हें रिजर्वेशन का ऑफर जो दिया गया उसे एब्रोगेट कर देंगे जब वो पावर में आएंगे। तो हमने देखा कि कांग्रेस का नेशनल स्टांस जो राहुल गांधी का भी ये रहा है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर, ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते आए हैं। अब यहाँ बाजी मुझे लगता है कि पलटती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेरना स्टार्ट कर दिया, उसके सहयोगी पार्टी एनसी को घेरना स्टार्ट कर दिया इस मुद्दे पर कि आप पहाड़ीज को, क्योंकि पहाड़ीज और ये जो बकरवाल है ये जम्मू रीजन में भी इनकी जो है सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है यहाँ कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए और एनसी को घेरने के लिए। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है, उनका आरक्षण विरोधी जो चेहरा है वो चुनाव में बाहर आ रहा है। इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं? नहीं, ये वही चरुण ने कहा कि ये बातें कश्मीर और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कांग्रेस की उल्टा पड़ गया, जिसको बीजेपी है मुद्दा बना रही है। बिल्कुल। अभी तक की हर जगहों पर यही चीजें बीजेपी के खिलाफ थी। आरक्षण कदम चाहे वो SC/ST क्रीमी वाले थी, और भी तमाम मामलों में आरक्षण को लेकर के अब तक बीजेपी गिरती रही हर जगह पे। लेकिन ये वहां पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस गिरी, लेकिन इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि निकाले पार्टी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्या लगता है, बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, वो कितना सही है और कितना गलत है? आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है उस पर लगातार योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए, इसके पहले अमित शाह ने भी सवाल उठाए हैं। जो एनसी का जो मैनिफेस्टो है उसे देश विरोधी बताया जा रहा है, और अगर कांग्रेस इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद अगर एनसी के साथ गठबंधन करती है तो क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एनसी के मैनिफेस्टो को समर्थन करने के साथ वो देश विरोधी चीजों को का भी समर्थन कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।